हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लीगल वर्ल्ड। आज के इस वीडियो हम देखेंगे चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ अ पर्सन का सेक्शन 46 अरेस्ट हाउ मेड, मतलब किस तरह से किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है। तो सेक्शन 46 चालू करने से पहले हम देखेंगे कि अरेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि असल में अरेस्ट क्या होता है, मतलब अरेस्ट का मतलब क्या होता है। अरेस्ट का मतलब व्हेन एनी पर्सन इज टेकिंग अंडर द कस्टडी बाय द लॉ फॉर द पर्पस, मतलब कोई भी व्यक्ति जब कस्टडी में लिया जाए बाय द लॉ, मतलब लॉ के द्वारा कस्टडी में लिया जाए फॉर द पर्पस नंबर 1 टू कन्फेस द क्राइम ही मेड, और नंबर 2 सो दैट ही विल नॉट डू एनी क्राइम इन फ्यूचर। मतलब अरेस्ट का मतलब क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को कस्टडी में लिया जाए बाय द लॉ, किसके लिए? या तो उसने जो क्राइम किया है उसे कन्फेस करने के लिए, या फिर वो फ्यूचर में कोई और क्राइम कमिट ना करे, इसके लिए। ये होता है अरेस्ट। सेकेंड पॉइंट, क्या अरेस्ट और कस्टडी में कोई डिफरेंस होता है, मतलब अरेस्ट और कस्टडी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये अरेस्ट और कस्टडी दोनों सेम वर्ड नहीं, दोनों सेम चीजें नहीं होती हैं। हर अरेस्ट में कस्टडी होता है, लेकिन हर कस्टडी में ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला अरेस्ट हो। सेकंड पॉइंट के अरेस्ट और कस्टडी में क्या डिफरेंस होता है। अरेस्ट और कस्टडी, इन दो वर्ड्स में क्या डिफरेंस होता है। देयर मस्ट बी अ कस्टडी इन एवरी अरेस्ट, बट इट्स नॉट मैंडेटरी टू हैव अरेस्ट इन एवरी कस्टडी। मतलब हर अरेस्ट में कस्टडी होती है, मतलब जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तब उसे कस्टडी में लिया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है जब किसी को कस्टडी में लिया जाए तब उसे अरेस्ट करने के थ्रू ही कस्टडी में लिया जाए। मतलब कस्टडी में लेने का मतलब ये भी हो सकता है कि हमने किसी को बुलाया है, पुलिस ने किसी को अपनी कस्टडी में बुलाया है कुछ पूछताछ करने के लिए, या कोई विटनेस है उसे पुलिस ने अपनी कस्टडी में बुलाया है। लेकिन अरेस्ट हम किसे करते हैं? किसी क्रिमिनल को जिसके ऊपर हमें शक होता है, जिसके ऊपर पुलिस को शक होता है, जिसने कोई ऑफेंस किया होता है, पुलिस हमेशा उसको अरेस्ट करती है। लेकिन कस्टडी में उसे भी बुला सकती है जिसके पास किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट हो या फिर कुछ पूछताछ करनी हो, ऐसे किसी व्यक्ति को भी पुलिस अपनी कस्टडी में बुला सकती है। तो हर अरेस्ट में कस्टडी होती है, लेकिन हर कस्टडी में ये जरूरी नहीं है कि अरेस्ट हो उस व्यक्ति का। थर्ड पॉइंट, हैंडकफिंग व्हाइल अरेस्टिंग अंडर द सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी। अब इस सेक्शन में क्या जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उसे हैंडकफ यानी कि हथकड़ी पहनाना जरूरी है। अंडर कौन सा सेक्शन? सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी। तो ये जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति को हैंडकफ यानी हथकड़ी पहनाया जाए अगर उसने अपना जो गुनाह है कबूल कर लिया हो और वो खुद राजी हो गया हो पुलिस के साथ जाने के लिए। मतलब ये जो व्यक्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसने कोई क्राइम कमिट किया है, ये पुलिस है और ये खुद पुलिस के पास चला जाता है, या जब पुलिस आती है तो खुद अपना गुनाह कबूल कर लेता है, तब ऐसे में जरूरी नहीं है कि पुलिस उसे हथकड़ी पहनाकर लेकर जाए, क्योंकि उसने कन्फेस कर लिया उसने क्या किया, तो वो नॉर्मली भी ले जाया जा सकता है। इसका एक केस लॉ है, प्रेमशंकर वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इस केस लॉ में यही चीज बताई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि अगर कोई ऑफेंडर है, उसने कोई ऑफेंस किया है, अगर वो खुद से कन्फेस कर ले कि हाँ मैंने ये ऑफेंस किया है, तब ये जरूरी नहीं है कि आप उसे हथकड़ी पहनाकर लेकर जाएं, आप उसे नॉर्मली भी अपने साथ ले जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए उसके बाद भी उसे हथकड़ी पहना के ले जाया जाता है या उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती करके उसे ले जाया जाता है, तो ये आर्टिकल 21 जो है उसकी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 है, उसका इन्फ्रिंजमेंट होगा, क्योंकि आप सीधे सीधे उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आप वायलेट कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम वेयर द टर्म अरेस्ट इज ड्राइव। मतलब ये जो वर्ड हम इतने से पढ़ रहे हैं अरेस्ट, ये आखिर आया कहां से? एक फ्रेंच टर्म है अरेटर, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अरेस्ट बताया गया है। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप समवन और टू डिटेन समवन, मतलब या तो किसी को रोकना या किसी को डिटेन मतलब किसी को कब्जे में करना। इंग्लिश वर्ड में भी इसका मतलब सेम यही होता है, अरेस्ट का भी मतलब यही होता है। तो ये फ्रेंच वर्ड अरेटर से इंग्लिश वर्ड ड्राइव किया गया अरेस्ट। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, टाइप्स ऑफ अरेस्ट। तो टाइप्स ऑफ अरेस्ट हम सबको पता है, दो तरह के अरेस्ट होते हैं, एक विद वारंट होता है, एक विदाउट वारंट होता है। तो विदाउट वारंट हम कितने, मतलब सीआरपीसी में ऐसे कौन कौन से सेक्शन है जिसमें विदाउट वारंट आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं? मेन दो सेक्शन हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, सेक्शन 41 और सेक्शन 42, जिसमें आप बिना वारंट के भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। कब? जब उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया हो।
अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब जिसमें जो पुलिस ऑफिसर है, मतलब एक जो पुलिस ऑफिसर है वो खुद से कॉग्निजेंस ले सके, मतलब खुद से डिसीजन ले सके कि वो सामने वाले को अरेस्ट कर ले। मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस वाला खुद से कॉग्निजेंस लेके सामने वाले ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकता है। लेकिन विथ वारंट वाले केस में कोर्ट से परमिशन या फिर अरेस्ट वारंट निकलवाना पड़ता है अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है। और विथ वारंट वाले केसेस ज्यादातर 100% केसेस विथ वारंट में नॉन कॉग्निजेबल केसेस होते हैं, जिसमें जो सामने वाला जो पुलिस है वो उस केस की कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। तो विदाउट वारंट यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस, विथ वारंट यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अरेस्ट विदाउट वारंट का एक केस लॉ इसमें है, रोशन बीबी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। इस केस लॉ में, रोशन बीबी वाले केस लॉ में ये बताया गया है कि अगर कोई अरेस्ट सेक्शन 46 को फॉलो करते हुए नहीं होता है, मतलब अगर कोई अरेस्ट है जो कि सेक्शन 46 में जो गाइडलाइंस दी हुए हैं, जो रूल्स दिए हुए हैं उसके अगेंस्ट जाके होता है, उससे हटके अगर किसी तरह से कोई किसी को अरेस्ट करता है तो वो अरेस्ट लॉफुल नहीं होगा, वो एक अनलॉफुल अरेस्ट माना जाएगा। अब हम आते हैं मेन सेक्शन 46 पे है, जो कि है अरेस्ट हाउ मेड। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो बेसिक कॉन्सेप्ट थे अरेस्ट के, अब हम मेन सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 46। सबसे पहला पॉइंट सेक्शन 46 का, या फिर हम जो बेयर एक्ट में लिखा है वो अगर हम बताएं, इन द मेकिंग एन अरेस्ट बाय द पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन। सबसे पहला पॉइंट, शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ दैट पर्सन टू बी अरेस्टेड। अब ये पुलिस है, मान लीजिए ये वो व्यक्ति है जिसने कोई ऑफेंस किया है। अब पुलिस को अगर इसको पकड़ना है तो अरेस्ट करना है तो इसको ऑब्वियसली पुलिस को उसे पकड़ना पड़ेगा, उसे टच करना पड़ेगा, उसे पकड़ के साथ में ले जाना पड़ेगा। तो ये पॉइंट यही कहता है कि पुलिस को या कोई दूसरे व्यक्ति को जिसको ये पावर मिली हो किसी को अरेस्ट करने के लिए, उसे उस व्यक्ति को जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया उसे पकड़ के या फिर कन्फाइन करके यानी कैद करके पुलिस स्टेशन तक लेके जाना, यानी कि उसे टच करके उसे पकड़ के अरेस्ट करना। बट अनलेस देयर बी ए सबमिशन टू द कस्टडी बाय द वर्ड और इन रिटन। अब मान लीजिए ये जो व्यक्ति है जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, ये खुद ही पुलिस के पास आ गया या फिर उसने वहीं जहां ऑफेंस कमिट किया जब पुलिस आई अपने आप को सरेंडर कर दिया कि मैं सरेंडर करता हूं। ऐसे केस में जरूरी नहीं है कि पुलिस इसको पकड़ कर लेके जाए या फिर इसको कन्फाइन करके पुलिस स्टेशन लेके जाए। उस केस में नॉर्मली ये पुलिस के साथ चल के जा सकता है क्योंकि इसने अपना गुनाह वहां पे कबूल कर लिया है। तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि पुलिस उसको पकड़ के उसे प्रैक्टिकली टच करके उसे पकड़ के या उसे कन्फाइन करके पुलिस स्टेशन तक लेके जाए, नॉर्मली उसको अपने साथ ले जा सकते हैं। इसका एक केस लॉ भी है, देवमन उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये 1960 का केस है। इस केस में यही बताया गया है कि अगर कोई ऑफेंडर खुद इस बात को कबूल कर ले कि मैंने ये ऑफेंस किया है और ये राजी हो जाए कि हाँ मैं नॉर्मली आपके साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए तैयार हूं, तब पुलिस को उसके साथ कोई भी फोर्स या किसी भी तरह के जोर दबस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली पुलिस उसे अपनी कस्टडी में ले जा सकता है और पुलिस स्टेशन तक अपनी कस्टडी में ले जा सकता है। उसके ऊपर किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसे अपने साथ ले जाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं, इफ समवन रेजिस्ट टू हिज अरेस्ट ही विल बी पैरालाइज्ड अंडर सेक्शन 224 ऑफ आईपीसी। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर रेजिस्ट यानी कि इनकार करता है या किसी तरह का मतलब कोई व्यक्ति अगर इनकार कर देता है अपने अरेस्ट से, तो फिर उस व्यक्ति के साथ क्या किया जाएगा। उस सबसे पहले तो ये जो पॉइंट है ये आईपीसी के सेक्शन 224 आईपीसी सेक्शन 224 में दिया गया है कि कोई व्यक्ति अगर जब पुलिस उसे अरेस्ट करने आई है तब रेजिस्ट कर दे अपने अरेस्ट को, मतलब इनकार कर दे जाने से या पुलिस को मारे या ऐसा कुछ करे, तब इस केस में पुलिस क्या करती है। इस केस में पुलिस कोई भी नेसेसरी अटेम्प्ट कर सकती है, कोई भी नेसेसरी एक्शन ले सकती है उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। मतलब अगर वो अपने अरेस्ट को रेजिस्ट कर रहा है यानी अरेस्ट होने से मना कर रहा है या आनाकानी कर रहा है, तो पुलिस किसी भी तरह का नेसेसरी एक्शन ले सकती है उसे अरेस्ट करने के लिए। इसके बाद अगला पॉइंट, इफ समवन रेजिस्ट टू अरेस्ट एंड एनी अदर पर्सन। अब इधर तो वो खुद ही रेजिस्ट कर रहा था कि वो खुद अरेस्ट होने से मना कर रहा था। मतलब ये जो व्यक्ति है जब पुलिस इसे अरेस्ट करने आई तब इसने मना कर दिया कि नहीं मैं अरेस्ट नहीं होऊंगा, या फिर वो भाग गया वहां से या फिर पुलिस के साथ हाथापाई करने लगा। लेकिन इस पॉइंट में क्या था, ये जो व्यक्ति है पुलिस इसे अरेस्ट करने आई थी लेकिन एक तीसरा व्यक्ति बीच में आ गया और उसने पुलिस को आके रोक दिया कि आप इसे अरेस्ट नहीं कर सकते।
या पुलिस के साथ मतलब रेजिस्ट कर दिया उसने उस तीसरे व्यक्ति के अरेस्ट को, तो ऐसे में उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी सेक्शन 224 रहेगी। मतलब ये जो पॉइंट है आईपीसी सेक्शन 224 में दिया गया, और इस केस में भी पुलिस नेसेसरी एक्शन ले सकती है उन दोनों ही व्यक्ति के खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ भी जिसे अरेस्ट करना है और उस व्यक्ति के खिलाफ भी जो उस व्यक्ति की अरेस्ट को रेजिस्ट कर रहा है, उसे अरेस्ट करने से रोक रहा है। इसके बाद हम देखते हैं मेन पॉइंट सेक्शन 46 का सबसेक्शन 1 प्रोवाइडेड दैट, जिसमें दिया वेयर एनी वुमेन टू बी अरेस्टेड, मतलब जब किसी वुमेन को अरेस्ट करना होगा तब क्या करेंगे। अभी तक तो हम किसी आदमी को अरेस्ट करने की बात कर रहे थे कि जब किसी आदमी को अरेस्ट करना हो तो किस तरह से अरेस्ट किया जाए, बहुत सारे तरीके, लेकिन अब हम देखेंगे कि हमें किसी वुमेन को अरेस्ट करना हो तो हम कैसे अरेस्ट करेंगे। सबसे पहले अगर आपको किसी वुमेन को अरेस्ट करना है, ऐसे सर्कमस्टेंस में जहां किसी वुमेन को अरेस्ट करना है, वहां अगर वो वुमेन खुद ही ये बात मान जाए कि हाँ मैंने ऑफेंस कमिट किया और खुद अपने आप को सरेंडर कर दे, ये वुमेन है, ये पुलिस है, वुमेन ने खुद ही अपने आप को सरेंडर कर दिया कि हाँ मैंने ये ऑफेंस किया है, आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए, ऐसे में वो पुलिस वाला नॉर्मली उस वुमेन को बिना टच किए अपने साथ अपनी कस्टडी में ले लेगा, उसे अरेस्ट कर लेगा। लेकिन अगर ये वुमेन मना कर देती है, इस बात से मना कर देती है कि मैंने ऑफेंस नहीं किया, लेकिन तब भी पुलिस को उसे अरेस्ट करना है, तो पुलिस क्या करेगी। सबसे पहली चीज तो ये एक लेडी ऑफिसर होनी चाहिए उसे अरेस्ट करने के लिए। कोई मेल ऑफिसर किसी वुमेन को टच करके उसे अरेस्ट नहीं कर सकता, उसे पकड़ के ले जा नहीं सकता। कोई वुमेन होनी चाहिए, कोई वुमेन ऑफिसर होनी चाहिए। दूसरी चीज जो कि सेक्शन 46 के सबसेक्शन 6 में दी गई है, सबसेक्शन 4 में दी गई है कि आप आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज किसी वुमेन को अरेस्ट नहीं कर सकते। मतलब सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से पहले किसी वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ये सेक्शन 46 सबसेक्शन 4 कहता है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। अब बहुत जरूरी है उस औरत को ऐसे टाइम पर अरेस्ट करना है जब सूरज ढल चुका है या अभी सूरज उगा नहीं है, ऐसे टाइम पर अरेस्ट करना। तो क्या होगा, ऐसे टाइम पे किसी वुमेन को अरेस्ट करने के लिए एक लेडी ऑफिसर होनी चाहिए। दूसरी चीज, उसके पास एक वारंट होना चाहिए और उस वारंट पे JMFC की परमिशन होनी चाहिए। JMFC मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की परमिशन उस वारंट पे होनी चाहिए कि हम सनसेट के बाद या सनराइज से पहले एक औरत को गिरफ्तार करना चाहते हैं। उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, एक वारंट होना चाहिए और JMFC की परमिशन होनी चाहिए। और वो JMFC कौन होगा, या तो जिस JMFC के जुरिस्डिक्शन में वो ऑफेंस कमिट किया गया हो, या फिर जिस JMFC के जुरिस्डिक्शन में उस औरत को अरेस्ट करना हो। इन दोनों में से किसी एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की हमारे पास परमिशन होनी चाहिए उस औरत को रात में अरेस्ट करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 46 का सब सेक्शन 3, जो कि कहता है नथिंग इज इन दिस सेक्शन gives right to any police officer to cause death of a person who is not accused of any offense punishable with death or imprisonment of life। मतलब ये सेक्शन जो सेक्शन 46 है, ये किसी भी पुलिस ऑफिसर को ये अधिकार नहीं देता है कि वो किसी व्यक्ति की डेथ कॉज कर दे, यानी मौत कारित कर दे, जिसके ऊपर जिसने कोई ऐसा ऑफेंस किया हो जो कि पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट ना हो। मतलब उस व्यक्ति ने जो ऑफेंस किया है वो पनिशेबल विद डेथ भी नहीं है और पनिशेबल विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी नहीं है। तो पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वो उस व्यक्ति की डेथ कॉज कर दे उसे अरेस्ट करने के लिए। ठीक, अब मान लीजिए उसने कोई छोटा मोटा अपराधी किया है, उसने चोरी करी है या किसी के घर में घुस गया है, ट्रेसपास किया है या कोई दूसरा कोई ऐसा छोटा मोटा क्राइम किया है, तो उसके लिए आप जरूरी नहीं कि उसको मार ही दे सीधा अरेस्ट। वो अरेस्ट नहीं हो रहा है, भाग रहा है, तो सीधा आपने उसका एनकाउंटर ही कर दिया। और जो एनकाउंटर का कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं दो सबसेक्शन यानी सेक्शन 46 के सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 से ही अराइज हुए हैं। कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों से अराइज होते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों सेक्शन में बताया गया है कि आप किन कंडीशंस में किस तरह से किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर जैसे कि हमने पढ़ा था सेक्शन 46 और सबसेक्शन 2 क्या कह रहा था, अगर कोई पर्सन रेजिस्ट करता है अपनी अरेस्ट को तो पुलिस कोई भी मींस के थ्रू उसे अरेस्ट कर सकता है। और दूसरा सबसेक्शन क्या कहता है, अगर उसने कोई छोटा मोटा क्राइम किया हो जो कि डेथ पनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ से पनिशेबल ना हो, तो पुलिस उसकी डेथ कॉज नहीं कर सकती। ये कॉन्सेप्ट थे सेक्शन 46 के।
इस वीडियो में हमने सेक्शन 46 अरेस्ट हाउ मेड के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। तो अगर इसके प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखे हो सेक्शन 41 से लेके सेक्शन 45 तक के, तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इसे ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा अकाउंट है द लीगल वर्ल्ड। इंस्टाग्राम पे आपको सारे लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस के अपडेट मिलते रहा करेंगे। थैंक यू सो मच।